स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो आपका 28 जून को जो आपका एग्जाम लिया जाएगा सोशल साइंस का, उसका आज हम लोग जो मोस्ट भी आज सब्जेक्ट प्रश्न को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए जहाँ से भी आपको सोशल साइंस में दिक्कत होता है सीधा कमेंट में बताइएगा। और आपसे मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि अगर आप जो है मैप का चाहते हैं कि मैप का एक नेक्स्ट वीडियो बनाओ अलग से, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम में एक मैप पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका भारत का जो है आकृति दिया जाएगा। उसमें पूछेगा, कब पूछ सकता है कि 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को छायांकित करिए, या फिर पूछेगा कि जहाँ जहाँ पर्वत थे उसको छायांकित करिए, मैदानी भाग को, पठारी भाग को। अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो लेकर आऊँगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम में बहुत अधिक प्रश्न पूछा भी जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए आपका जो सेम पैटर्न है, जो आपका एसएसटी का सेम पैटर्न, सोशल साइंस का जो आपका मैथ के तरह ही सेम पैटर्न रहेगा, ठीक है। जैसे मैथ में 19 क्वेश्चन पूछा था और आपको जो इसमें 13 का सही जवाब देना था, सही प्रश्न का उत्तर। और उसी प्रकार आपका एसएसटी में टोटल 19 प्रश्न पूछा, ठीक है, जिसमें 13 को आपको बनाना है। पहला में आपको खंड आ रहेगा, जिसमें अति लघु उत्तरीय रहेगा, जिसमें 7 प्रश्न पूछेगा, 5 को का उत्तर देना है। एक प्रश्न पे आपका 2 नंबर रहेगा, यानी 10 नंबर का आपका जो वेरी शॉर्ट पूछा है। तो देखिए आपको जो अति लघु उत्तरीय में वेरी शॉर्ट में 10 नंबर का प्रश्न पूछा, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे, सभी को अच्छी तरह से देखिएगा, हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न है कि नाटसी पार्टी का संस्थापक कौन था। तो नाटसी जो आपका पार्टी है उसका संस्थापक कौन था, हिटलर था, ठीक है, हिटलर था। राइट आंसर होगा, कॉपी पर नोट करिए। और आपका जो है गर्दा मचाना है एग्जाम में तो ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि मैप वाला एक वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है, मैप से संबंधित एक जो आपका वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो गर्दा मचाना है तो ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि आपका जो 5 नंबर जो मैप से पूछा जाएगा प्रश्न है। 2 नंबर का है कि झूम या घुमांतु के खेती जो है किसे कहते हैं। झूम या घुमांतु कैसे खेती किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर में यहाँ से आप थोड़ा सा इसको कट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ से कट कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए एक आदिम प्रकार की कृषि है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों लकड़ियों के हलों आदि से जुताई करके बीज बो देते हैं। फसल पूर्ण प्रकृति पर निर्भर होता है और उत्पादन बहुत कम होता है। देखिए झूम या घुमांतु खेती किसे कहते हैं। तो एक जो है किस प्रकार का जो कृषि, तो आदिम प्रकार का कृषि, ठीक है, जिसमें जो वृक्ष और वनस्पति जो है उसे काट कर साफ सफाई कर दिया जाता है और वहाँ पर जोत दिया जाता है खेत को, और वहाँ पर फसल जो है बहुत कम उगता है, ठीक है, कम उपज होता है। जहाँ पर वृक्ष बड़ा बड़ा वृक्ष है, वनस्पति है, वहाँ जगह साफ कर कर खेती करने में वहाँ पर जो है फसल जो है थोड़ा कम उगता है, ठीक है, लेकिन उगता है। इसी को कहते हैं झूम या घुमांतु खेती, झूम झूम और घूम घूम कर खेती करने का। देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर पूछता है कि निर्धनता की परिभाषा लिखे, ठीक है, निर्धनता किसको कहते हैं उसका परिभाषा लिखना है। उत्तर हो जाए निर्धनता का अर्थ उस, यहाँ काट दीजिए, उस प्रक्रिया से है जिसमें क्या मनुष्य अपने जीवन की आधारभूत या बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। बुनियादी और जो है आधारभूत आवश्यकता क्या होता है, तो 3 चीज़ होता है। कौन कौन सा, एक होता है का से कपड़ा हो गया, माँ से मकान हो गया और रात से आपका जो है रोटी हो, ठीक है। तो 3 चीज़ जो भी व्यक्ति अपने पूरा नहीं कर पाता, यानी का से कपड़ा नहीं खरीद पाता, माँ से मकान रहने लगे मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, यही जो व्यक्ति निर्धनता की परिभाषा में आता है। जिसके पास ये 3 चीज़ें जो है, जो आवश्यकताएं हैं रहने के लिए, खाने के लिए और पहनने के लिए, जिसके पास ये 3 चीज़ नहीं हो, क्या निर्धनता रेखा से नीचे आता, यही निर्धनता का परिभाषा। देखिए अगर आप समझ भी लेते तो एग्जाम में तुरंत लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझना पहले ज़रूरी है, उसके बाद तो यहाँ पर लिखा है तो इसको भी समझिए और अपने आप से भी समझना है, ठीक है। 4 नंबर का है कि भूखमरी से आप क्या समझते हैं। तो भूखमरी से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा विटामिन, पोषक तत्वों और ऊर्जा अंतग्रहण की गंभीर जो कमी को भूखमरी कहते हैं, या कुपोषण का सबसे चरम रूप है।
तो देखिए भुखमरी जो है विटामिन हो गया, पोषक हो गया, तत्व हो गया, ऊर्जा संरक्षण का एक जो गंभीर कमी है, मतलब ये सब में अगर कमी आता है तो क्या भुखमरी का शिकार हो जाता है। जो व्यक्ति का पास विटामिन कम हो गया, पोषक कम हो गया, तत्व उसके पास कुछ नहीं है, भुखमरी का शिकार हो जाता है। ठीक है, 5 नंबर का है, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों प्राप्त हैं। तो भारत सरकार द्वारा जो है मौलिक अधिकार टोटल 6 क्या तो प्राप्त है। तो भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को मुख्यतः 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है। देखिए आपको अगर एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो आपको जो पॉइंट देकर लिखना है, ठीक है, ना कि सटा कर लिखना है, सीधा पॉइंट देकर लिखिए। एग्जामिनर जो है अच्छा नंबर देता है और उसे समझ में, जब तक एग्जामिनेजर को जो समझ में नहीं आता वो नंबर नहीं देता, काट देता। ठीक है, तो जैसे जैसे पॉइंट वाइज लिखा है उसी तरह आपको भी एग्जाम में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही 6 प्रकार का जो मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान में दिया गया है। आगे देखेंगे हम लोग 6 नंबर का प्रश्न की आदर्श आचार संहिता को क्या है। तो आदर्श आचार संहिता क्या है, उत्तर हो जाएगा आदर्श चुनाव आचार संहिता असल में चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए जारी दस्तावेज होती है। तो ठीक है, जिसमें चुनाव हो गया और राजनीतिक दल है जिसके लिए मार्गदर्शन किया जाता है उसी को कहते हैं आदर्श चुनाव आचार संहिता। आगे देखेंगे 7 नंबर का प्रश्न है प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका क्या अर्थ है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा कि प्राकृतिक वनस्पति का मतलब क्या पहले, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति वह वनस्पति है जो मनुष्य द्वारा, ठीक है, विकसित नहीं किया गया, यानी जो प्राकृतिक पर पूरी तरह से निर्भर होता है, जिसमें मनुष्य की कोई ज़रूरत नहीं है और जो कुछ भी जो पोषक तत्व इन्हें चाहिए प्राकृतिक वातावरण से क्या कहते हैं तो ले लेते हैं। यानी एक ऐसा जो वनस्पति जिसमें मनुष्य का कोई सहयोग नहीं, कोई उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है और अपने आप वो उपज जाता है, प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। सीधा आंसर हो जाएगा, अपने आप से लिख दीजिएगा। देखिए आपका जो 8 नंबर का जो प्रश्न है ये खंड बा में आएगा, ठीक है, खंड बा में आएगा, जो कि नीचे अभी लिखा है हम आपको बताएंगे खंड बा का ये प्रश्न, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत मत लीजिए। खंड बा का प्रश्न है तो नास्तिकवादी की मुख्य विशेषता क्या थी। इसका उत्तर हो जाएगा नास्तिकवादी के अनुसार राज्य सबसे ऊपर है, ठीक है, तो राज्य नास्तिकवादी के अनुसार क्या था, सबसे ऊपर था। लोग जो है राज्य के लिए है, ना कि जो है राज्य जो है लोगों के लिए। लोग क्या था, राज्य के लिए था और राज्य जो है लोगों के लिए नहीं था। और नास्तिकवादी लोकतंत्र तथा समाजवाद को जड़ से क्या करता था तो मिटा देना चाहता था। यही था नास्तिकवाद की मुख्य विशेषता, ठीक है। देखिए आपको खंड बाही का ये प्रश्न 8 नंबर का था और खंडबा आपका जो 8 नंबर से स्टार्ट होता है, 8 से लेकर आपका जो 14 नंबर का प्रश्न है खंडबा में आएगा, ठीक है। सेम पैटर्न आपका जो एग्जाम में इसी प्रकार का रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं लीजिएगा। जहाँ से दिक्कत होता है कमेंट में बताइएगा। 9 नंबर का प्रश्न हो जाएगा आपका कि देखिए 9 नंबर का प्रश्न क्या बोलता है कि वनों का आजीविका से किस प्रकार का संबंध है। वनों का आजीविका से किस प्रकार का संबंध है। वनों की हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है। वन बाढ़ तथा भूमि कटाव से रोकथाम करता है। वनों से हमें कई प्रकार के खाने के सामान मिलते हैं। वनों कई प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। वनों में कई प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं, अब मैं लिख दीजिए, ठीक है। और वन जो है नहीं रहने पर जो है ये पशु पक्षी जो है विलुप्त हो जाएंगे। देखिए आप जो है तुलना करेंगे पहले ज़माने की तुलना आज को जो वर्तमान में चल रहा है उसमें अगर तुलना करेंगे तो इसमें पहले ज़माने में वन जो यानी जंगल बहुत अधिक हुआ करता था, जिसमें जो बहुत अजीब अजीब के जानवर भी रहते थे। और आज वैसा जानवर नहीं है, क्योंकि जो है जंगल ही नहीं है तो जानवर नहीं रहेगा। तो यही है वनों का जीविका से संबंध, ठीक है। आगे देखेंगे 10 नंबर का प्रश्न की निर्धनता रेखा जो है, निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है। उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। मतलब जहाँ जहाँ निर्धनता रेखा कहाँ समय और स्थान में कहाँ साथ जो है कैसे परिवर्तन होता है, इसको उदाहरण के साथ हम लोग को क्या करना है, इसका समर्थन करना है। उत्तर हो जाएगा जो लोग अपने बुनियादी सुविधा जैसे रोटी कपड़ा मकान की जरूरत को भी नहीं पूरा कर पाता है उसे निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है। पर और समय हो जाए समय और के साथ यहाँ लिख दीजिए। देखिए स्थान और समय के साथ क्या इस रेखा में परिवर्तन होता है, क्योंकि हर जगह अलग अलग रो
क्या रहते हैं, लोग रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं। इसी प्रकार जो है जहाँ जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है निर्धनता रेखा के नीचे आएगा। जहाँ पर स्थान और जो आपका समय के साथ इसमें जो अलग अलग लोग जो रहते थे जगह जगह बदलते रहते, इसी प्रकार हो जाएगा। जैसे यहाँ कभी कोई व्यक्ति यहाँ है, कोई व्यक्ति वहाँ चलिए, जिसमें उनको मकान रहने की ज़रूरत नहीं है, वो निरंतर रेखा के नीचे आएगा। 11 नंबर हो गया, कौन लोग खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। खाद्य असुरक्षा से यानी जो फसल, खाद्य बोले तो फसल से कौन जो है असुरक्षा नहीं है, अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। तो निम्न लोग जो है खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त होते हैं। तो पहला होगा आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के कुछ वर्गों जिनके पास भूमि नहीं होती फिर भी भूमि के उत्पादकता बहुत कम होता, वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित होते हैं। अगर सीधा सिंपल इसमें समझा जाए तो जिसके पास भूमि यानी जमीनें नहीं है और जमीन की उत्पादकता के बहुत बहुत क्या है तो कम है, जिसके पास जमीन है खेती करने लायक और कम है, जिसमें वो खाद्य से ग्रसित है यानी असुरक्षा है, मतलब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। 2 नंबर का पॉइंट हो जाएगा वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित है, जिन्हें कम काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। मतलब कौन लोग जो फसल उपजाते हैं, मतलब चलिए किसान जो फसल उपजाते हैं जिसमें उनका फसल प्राकृतिक आपदा के कारण यानी बाढ़ या सुखाव के कारण उनका फसल नष्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो काम की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। अगर फसल ही नहीं रहेगा तो बेचेंगे क्या और खाएंगे क्या, तो इसी के तलाश में क्या, काम की तलाश में इधर उधर जो भटकते रहते हैं। 3 नंबर हो गया खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त कौन से आबादी का बड़ा जो भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाएं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। देखिए ये सब खाद्य सुरक्षा से कैसे है, जिसके पास जो है जो कमा नहीं रहा, ठीक है, मान चलिए जो छोटा बच्चा है वो तो काम नहीं करेगा और काम करेगा नहीं तो अगर उसके घर में कोई नहीं है, छोटा बच्चा माँ है तो वो काम नहीं करते तो वो खाएगी क्या, इसी में वो खाद्य सुरक्षा से क्या अधिक ग्रस्त होती है, ठीक है। 12 नंबर का प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताया। राष्ट्रीय मानवाधिकार कौन है, आयोग उसका क्या है, उसके बारे में बताना है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है क्या है, एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था, ठीक है, जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1933 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1933 को की गई थी। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकार जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। यही क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग का गठन कब किया, तो 1933 में 12 अक्टूबर 1933 को किया गया है, ठीक है, जिसमें उन्हें क्या क्या दिया गया, तो जीवन का अधिकार था, स्वतंत्रता, समानता, इसी प्रकार का अधिकार था जो उन्हें दिया गया था। 13 नंबर का प्रश्न है कि भारत में जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियां हैं, तो सभी को लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो लिखना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनौतियां भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां में शामिल है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या है, तो चुनौतियां भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां में शामिल है। पहला जगह उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की धन शक्ति, दूसरा जगह राजनीतिक मैदान में प्रवेश करने वाला आपराधिक तत्व, और तीसरा जगह परिवारजनिक राजनीतिक, चौथा जगह नीतियों और व्यवहार में पार्टियों की समानता, पांचवा जगह नुकसान छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार को नुकसान। यही जो है आपका जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में शामिल था, ठीक है। आपका जो टोटल कितना है, तो आपका 1 2 3 4 5 वो था, ठीक है। आगे देखिए आपका जो नेक्स्ट है आपका 14 नंबर है। तो पूछता प्रश्न कि भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है क्यों। जब भारत में वर्षा होता है तो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो प्रायद्वीपीय जो है भारत की आकृति त्रिभुजाकार है। भारत का देखिए त्रिभुजाकार है, जैसे बोले भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो कि 3 और समुद्र से घिरा है। देखिए नीचे वाला जो भारत का ऐसा आकृति रहता 3 और समुद्र से इधर हो गया इधर हो गया इधर से घिरा है, जिसके कारण जो मानसून जो है 2 भागों में बांटता। तो आपका जो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, अरब सागर की शाखा के कारण जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जो वर्षा कम होता है, और बंगाल की खाड़ी शाखा, तो आर्द्रता से युक्त बंगाल की खाड़ी शाखा तीव्र गति से उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है और वहां पर स्थित पहाड़ियों से टकरा कर घनघोर
वर्षा प्रदान करती है। यहाँ ऊंचे पर्वत है जिसके कारण मानसून पवन पश्चिम में गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती है। जैसे जैसे ये पवन जो है पश्चिम की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे इनकी आर्द्रता जो है कम क्या होता है, कम हो जाती है। यही कारण है कि उत्तर जो है उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर क्या वर्षा की मात्रा घटती है, यही कारण था। ठीक है, उसका बाद हम लोग देखेंगे खंड 7 जो कि दीर्घ उत्तरीय है। 5 प्रश्न इसमें बच गया, 5 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका जो खंड 7 का जो प्रश्न हो जाएगा, पहला प्रश्न हो जाएगा वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। पहला पॉइंट लिखना आपको, वन संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाए जा सकते हैं, वृक्षारोपण दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पेड़ के काटने पर रोक लगाना। चौथा हो जाएगा वनों को आग से बचाना। पांचवा वनों को अधिक चराई से बचाना, यानी जंगल संरक्षण, जंगल को कैसे बचाए इसके उपाय का यही 5 तरीका। ठीक है, अगर इसे फॉलो करते तो अधिक से अधिक जंगल को बचाया जा सकता है। ठीक है, देखिए आपका जो 16 नंबर का प्रश्न पूछता है कि किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा संबंध है, इस कथन की व्याख्या करें। तो किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच विपरीत संबंध है। अगर आर्थिक विकास में वृद्धि होती है तो निर्धनता में कमी आता है। मतलब जो भी राज्य या जो भी गांव में लोग अच्छे काम करने लगते तो वहाँ पर निर्धनता क्या कम जाता है। विकास की उच्च दर से निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1980 के दशक में जो 1980 के दशक से भारत का आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। और उसका बाद है कि आपका जो आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है, या शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियां सहित स्कूलों भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसके बाद देखिए आपका 17 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, भारत के चुनाव प्रणाली के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए भारत के चुनाव के विभिन्न आपका जो भारत के चुनाव का प्रणाली के निम्नलिखित घटक है। पहला आपका हो जाएगा चुनाव की घोषणा। सबसे पहले चुनाव आयोग द्वारा चुनाव का दिशा निर्देश तथा घोषणा किया जाता है। नामांकन पत्र भरना, प्रत्येक आपका जो प्रत्याशियों द्वारा चुनाव का पत्र भरा जाता है। और तीसरा हो जाएगा चुनाव जिन्हें का आवंटन, यानी जिन प्रत्याशियों का जो है जांच के बाद चयन हो जाता है उन्हें चुनाव लड़ने के लिए चुनाव चिन्ह दिया जाता है। मतलब इस प्रकार कैसे चुनाव होता है, चुनाव के घटक कौन से, तो यही सब घटक है। किस प्रकार जो सबसे पहले चुनाव की घोषणा में सबसे पहले कौन आता है, और नामांकन पत्र कैसे भरता है, चुनाव चिन्ह में कब मतलब चुनाव चिन्ह किसे दिया जाता है, तो 3 गो नियम के बाद उसको। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 4 नंबर के, घोषणा पत्र जारी करना। प्रत्येक राजनीतिक चुनाव जीतने पर उनके द्वारा किए गए जाने वाले कार्यों को घोषणा करता है। चुनाव अभियान, सभी प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए क्या चुनाव प्रचार में लग जाता है। मतदान, देश के ऐसे नागरिक जिनका वोटर कार्ड बन गया वह चुनाव या मतदान केंद्र में आकर दे सकता है। मतों की गणना, मतदान हो जाने के बाद क्या प्रत्याशियों को जो मिले मतों की गिनती की जाती है। 8 नंबर हो जाएगा आपका जो परिणामों की घोषणा, जो आपका मत की गिनती के बाद प्राप्त मतों की घोषणा की जाती है। जिसे प्रत्याशी के सबसे अधिक मत आता है वो विजय घोषित किया जाता है। यानी चुनाव की घटक है। देखिए सबसे पहले चुनाव के लिए क्या किया गया, उधर 3 नियम हम लोग देख लिए। चौथा में आपका जो पत्र भरता, फिर उसके बाद घोषणा पत्र जारी करता, और आपका जो इसमें चुनाव अभियान होता है। चुनाव अभियान में जो प्रचार करते हैं, जैसे गाड़ी पर बाइक पर ले लेकर प्रचार करते हैं कि ये वोट दीजिए, उसका वोट दीजिए। उसके बाद उसका मतदान होता है, जिसका पर वोटर ID कार्ड है, जो 18 साल का हो गया वोट देता है। वोट में जो उसका जिसका ज़्यादा वोट पड़ता है वो आपका जीत घोषित होता है, उसी को जो मुखिया प्रधानमंत्री बनाए। इसी प्रकार चुनाव का योग से बनता है। 18 नंबर हो जाए, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले जो है कारक निम्नलिखित है। तापमान हो जाएगा पहला, एक पौधे को अपने विकास के लिए कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस मासिक औसत तापमान की आवश्यकता होती है। इससे कम तापमान पर पौधे नहीं पनप सकते हैं। इसी तहत उच्च तापमान से भी पौधे मुरझा सकते हैं।
प्रकृति को बढ़ने के लिए प्राकृतिक पौधे यानी वनस्पति, जंगल हो गया, किसी प्रकार का पेड़ पौधे को बढ़ने के लिए 6 डिग्री के सेल्सियस का तापमान का ज़रूरत है। इससे कम भी होगा तो पौधे जो पनप नहीं सकते, और इससे ज़्यादा हो जब पौधे क्या जल जाते हैं यानी जर जाते हैं, जिसका मुरझा जाना होता है। दूसरा हो गया वर्षा से। क्या वर्षा से हो जाएगा? यह वनस्पति के जो विकास में एक महत्वपूर्ण कारक। विभिन्न पौधे हेतु वर्षा की मात्रा की विभिन्न आवश्यकता होती है, यही है वर्षा में, ठीक है। और मिट्टी से क्या हो, तो मिट्टी के प्रकार हुआ जो है उसकी पृथक विशेषता का भी वनस्पति या प्रभाव पड़ता है। भारत में बांगर मिट्टी के क्षेत्रों की वनस्पति खादर मिट्टी के क्षेत्रों की वनस्पतियां से भिन्न है। और धरतीय स्वरूप भी वनस्पति को प्रभावित करता है। सूर्य का प्रकाश पौधे की वृद्धि में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो है क्या आवश्यकता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हेतु यह आवश्यक है। तो ये आपका जो 5 हो गया जिसके कारण पेड़ पौधे उग पाते हैं। तो ये आपका जो 5 कारण था, तो पांचों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कॉपी पर नोट करिएगा। जहाँ से दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर चित्र पूछता है, ठीक है। 19 नंबर जो लास्ट आपका जो इस वीडियो का प्रश्न है कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नेशनल पार्क को चिन्हित करें। पहला है सिमलीपाल है, मानस है और काजीरंगा है, ठीक है। तो देखिए ये आपका मैं अभी बोला कि मानचित्र से जितना भी प्रश्न है, अगर आप चाहते तो इसका मैप वाला एक वीडियो लाना चाहता हूँ, मैप जिसमें सिर्फ मैप रहेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसका भी जो है आपका प्रश्न है यही वीडियो में मिलेगा, मैप वाला वीडियो में। तो मैप वाला वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों के साथ आपको इस वीडियो को जरूर शेयर करना है और कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।